Assalamualaikum, dear students. Today we are going to start our unit third, that is livestock housing system second. And this first session begins with principles of animal housing layout. Now, in this chapter, we will learn about animal housing layout of animal housing. First, grouping of dairy, grouping of cattle in a dairy herd. तो यहाँ पे हम सीखेंगे, यहाँ पे हम लर्न करेंगे कि हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे कैटल की इन ए डेयरी हर्ड. ए डेयरी हर्ड मस्ट बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स. एक डेयरी हर्ड जो होता है झुंड ऑफ एनिमल्स, झुंड ऑफ किस्म का झुंड, काइंड ऑफ झुंड. ए डेयरी हर्ड मस्ट बी डिवाइडेड, दो टाइप्स में डिवाइड होना चाहिए. वन, स्पेशली इफ़ इट इज़ लार्ज, अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा. द ग्रुपिंग इज़ डिवाइडेड इज़ डन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स. तो ग्रुपिंग आप किस हिसाब से अब इस ग्रुप्स को हम किस हिसाब से कैटेगराइज करेंगे और ये किस पे डिपेंड होती है. रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स. हाइफर्स, lactating, early, mid and late and dry cows, advanced pregnant cows, sick animals, breeding bulls, sucklings and young calves are generally kept in separate groups. अब नाउ यहाँ पे कुछ टर्म्स नहीं है, लाइक हाइफर्स है, ड्राई काउस है, एडवांस्ड प्रेग्नेंट काउस है, सिक एनिमल्स है, ब्रीडिंग बुल्स है, सकलिंग्स एंड यंग काउस. तो इनको हमें डिफरेंट ग्रुप्स में, हमें सेपरेट ग्रुप्स में हमें रखना चाहिए. लाइक हाइफर्स, हाइफर क्या है. अब हाइफर आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि हाइफर क्या. इट्स ए न्यू टर्म. इट इज़ दैट काउ, इट इज़ वेरी न्यू, मतलब ये एक यंग काउ होती है जिसको हम यंग काउ को हम हाइफर्स बोलते हैं. Now the second term is dry cow. Dry cow, it's a cow which's not been milked for a couple of months. Deliberate, मतलब इसको हम बोलेंगे deliberate rest period of the cow to recover and recuperate. प्रॉपर ग्रुपिंग reduces लेबर रिक्वायरमेंट. अगर हम प्रॉपर ग्रुपिंग करेंगे तो हमें पता चलेगी किस ग्रुप में कौन सा रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, तो वो वहाँ पे पता चल सकती है. एंड चांसेस ऑफ फाइटिंग अमंग द एनिमल्स एंड रिजल्ट्स इन बेटर मैनेजमेंट. और जो चांस होता है वो फाइट करते हैं आपस में बैठ के, तो वो कम हो जाएगा और इसमें जो बेटर मैनेजमेंट आएगा. नाउ व्हाट्स लेआउट. लेआउट यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में. लेआउट प्लान ऑफ लार्ज डेयरी फार्म एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बिस जिसको हम बोलते हैं. डैट जो आपके एग्जाम, जो आपको आता है हमेशा बिस एक ये, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. इट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. जो इंडियन स्टैंडर्ड ने एक वेटनरी स्टैंडर्ड दिया गया है वेटनरी के लिए, तो वो उसी को हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे आप लेआउट देख सकते हो कि डेयरी फार्म हैज़ डिफरेंट सेक्शंस लाइक शेड फॉर मिल्किंग एनिमल्स, ड्राई एनिमल्स, हाइफर्स, काव्स, बुल्स एंड सिक एनिमल्स, काव्स पेन, calving pen, milking parlor, artificial insemination unit, कम वेटरनरी डिस्पेंसरी एंड कंसनट्रेट एंड ड्राई फोडर गो डाउन. तो ये वहाँ पे पार्ट्स होने चाहिए. लाइक मिल्किंग काउस के लिए अलग से होना चाहिए, ड्राई काउस के लिए अलग से होना, हाइफर्स के लिए अलग से मिल्क पार्लर होना चाहिए जहाँ पे मिल्किंग की जाती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूनिट होना चाहिए, और जहाँ पे वेटनरी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और कंसनट्रेट और ड्राई फोडर गोडाउन. तो जहाँ पे हम एक गोडाउन होना चाहिए जहाँ पे फोडर रखा जाएगा, बोथ ड्राई एज वेल एज कंसनट्रेट. सम एंसिलरी स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेयरी फार्म आर चाफिंग shed, handling yard, manure disposal area, silo, travis, wallowing tank, milk receiving room, milking utensils, storage room. Implements and workshop, shed and fertilizer and fodder seed. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेआउट कैसा होना चाहिए. यूटेंसिल स्टोरेज रूम्स होने चाहिए, मिल्किंग रूम्स होने चाहिए, रिसीविंग रूम्स होने, रेस्टिंग रूम्स होने चाहिए. तो ये आप फुली इस डायग्राम में जूम करके आप बुक पे तो आप देख सकते हो, तो यहाँ आप जूम करके भी देख सकते हैं कि स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, सिक एनिमल शेड होना चाहिए, इम्प्लीमेंट शेड होना चाहिए, पैडलॉक होना चाहिए, पैडॉक होना चाहिए, काफ शेड होना चाहिए, एक्स्ट्रा. Now what is session second begins with milking parlor. Shed for animal milking animals.
Dry animals and heifers under loose housing system are constructed according to given area in table first 4.1। जो आपने देखा कि फ्लोर कैसा होना चाहिए, हाँ, वाटर ट्रफिस कितने डेप्थ उनकी क्या होनी चाहिए, और फ्लोर कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ द वॉल कितनी होनी चाहिए, वो आपने पढ़ा। और मिल्किंग पार्लर, काउज आर ब्रॉट टू द मिल्किंग पार्लर फॉर मिल्किंग। ए पेव्ड एरिया होल्डिंग एरिया ऑफ अबाउट 15 square feet per cow is provided just outside the milking parlor entrance to hold the cows before milking। अब जब काउस को लाया जाता है मिल्क पार्लर में मिल्किंग में, तो वहाँ पे एक 15 स्क्वायर फीट पर काउ रखा जाता है, ताकि मिल्किंग पार्लर में कोई मतलब मिल्किंग पार्लर आराम इजीली हो मिल्किंग इजीली हो जाए। पर काउ फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट इन मिल्किंग पार्लर पर यहाँ पे कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट 1.7 m into 1.12 meters। Standing of cows can be arranged either in tail to tail direction या तो head to head direction में उनको रख सकते हैं, and their number is almost half to the 1/3 of the milk stock। 4 rooms of 4 m into 5 m are provided near milking parlor for house suckling cows। जो वहाँ lactating cows होते हैं। A milk room for cooling and storing milk होता है, and cleaning and sanitizing milking equipments, and utility room for keeping equipment like vacuum pumps, refrigeration compressors, and water heaters or other structures of milking parlor। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में, आप बुक पे तो आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे आप मिल्किंग पार्लर आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, आपको नज़र आ रहा है। सेकंड जो 4.8 फोटोग्राफ है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कैसे होता है। नाउ वी हैव कार्विंग पेन्स और कार्विंग पेन्स। In loose housing, an advanced pregnant cow is transferred to an individual pen of 12 square meters। तो लूज हाउसिंग में क्या होता है, जो एक एडवांस्ड प्रेग्नेंट काउ होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है to an individual pen of 12 square meters called calving pen before 2 to 3 weeks of calving। तो मतलब बिफोर इट गिव्स बर्थ टू इट्स बेबी टू इट्स काफ, ये इसको शिफ्ट किया जाता है to 12 square meters to the pen of 12 square meters which remains there till 3 to 5 days after calving। तो ये वहाँ पे 3 to 5 दिन तक रहती है। नंबर ऑफ calving pens at a farm is generally 5% of the breedable animals। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन एरिया ऑफ calving pen, यहाँ पे इनको रखा जाता है, इसको इंडिविजुअली रखा जाता है, ताकि ये बर्थ करने के बाद इसको 3-4 दिन यहाँ पे रखा जाता है, फिर इसको ट्रांसफ़र फिर से किया जाता है। नव यहाँ पे आप देख सकते हो काफ शेड। द calves आर हाउस्ड इन एन इंडिविजुअल पेन अप टू एज ऑफ 8 वीक्स। तो इनको 8 वीक्स मतलब 2 महीने के लिए अलग से इनको रखा जाता है। द हाइट ऑफ द पेन इज़ केप्ट एट लीस्ट 7 centimeters। नंबर ऑफ calf pen in a farm is 5% of the breedable females। After individual housing, calves are placed in groups housing system। Calves below the age of 1 year are grouped into 3 up to 3 months, 3 to 6 months and over 6 months। तो इनको फिर अलग अलग से रखा जाता है। 3 मंथ के वालों calves को अलग से रखा जाता है, फिर 5 मंथ के अलग, 3 to 6 को अलग से, 6 to 12 को अलग से। तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होती है इनकी 20 to 25 स्क्वायर फीट होती है फॉर बिलो 3 मंथ्स एंड 30 स्क्वायर फीट फॉर 3 to 6 मंथ्स। तो जो बिलो 3 मंथ्स के होंगे उनके बिटवीन 20 to 25 स्क्वायर फीट की डिफरेंस होती है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, और जो 3 to 6 मंथ्स होती है उनको 30 स्क्वायर फीट की डिफरेंस रखनी होती है, फ्लोर स्पेस रखनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ सेक्शन कैसा है और इंडिविजुअल कैसा है। Housing of heifers। The area of about 30 to 40 square feet for every heifer is made available for shelter। तो ये आप देख सकते हो, the heifer is separate from young male to avoid undesirable mating। Bull shed। Proper shed provides safety to handler and exercise area to bull and protects bull from extreme weather conditions। The bull should have a free access to an exercise yard with a strong fence of 4 feet height। तो इसके जो इसमें वहाँ होनी चाहिए 4 feet हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पे आप बुल शेड भी फोटोग्राफ में देख सकते हो। Now we have livestock system second।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI लेबोरेटरी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अब क्या होता है? एट लेबोरेटरी, a artificial insemination laboratory should be attached to the service yard where testing, processing and storage of semen have to be done. तो यहाँ पे टेस्टिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज जो सेमेन होता है उसका स्टोरेज किया जाता है। Travis can be used for treatment and artificial insemination. It's made from galvanized steel pipes of 2 diameter in 2 inches diameter in U shape and supported by 5 to 7 pillars. Typical dimensions of Travis area about 2 meter length, 0.5 meters width and 150 meters height. तो ट्रैविस क्या होता है? ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो जाता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज़ हो जाता है। ये किससे बना होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 2 इंच होती है और डायमीटर 2 इंचेस उनका डायमीटर होता है, यू शेप्ड होती है और सपोर्टेड बाय 5 to 7 पिलर्स होती है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। जो इसका टिपिकल डायमेंशन है वो भी दिया गया है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? we will study we will study about this in our next topic. Thank you for today. Inshallah tomorrow we will continue this topic.